जय हिंद, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज शुरू करते हैं 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सेशन नंबर 6। इस सेशन में हम शुरू करेंगे जो डेली यूज होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है खेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेम्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। क्या बोलेंगे? गेम्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। बेनिफिशियल का मतलब हो गया लाभकारी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दोनों टीमें बराबर की थी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Both the teams were equally strong. क्या बोलेंगे? Both the teams were equally strong. Simple. Next sentence है मैच अच्छे मुकाबले का था। मैच अच्छे मुकाबले का था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे The match was well contested. The match was well contested. Contested का मतलब यहाँ पे मुकाबला करना, लड़ना। राइट, contest मतलब लड़ना, भाग लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी टीम ने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे Our team put up a good show. Our team put up a good show. तो यहाँ पे put up क्या हुआ? एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना। राइट, Our team put up a good show. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमने 3 गोल दागे। हमने 3 गोल दागे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे We scored 3 goals. वेरी सिंपल, We scored 3 goals. स्कोर का मतलब नंबर बनाना, राइट, अचीव करना। स्कोर का मतलब पाना, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे He hit 2 fours and a 6. He hit 2 fours and a 6. सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे विकेटों के आगे खड़ा होने के कारण आउट कर दिया गया। राइट, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे He was given LBW. उसने विकेटों के आगे खड़ा होने के कारण आउट कर दिया गया। तो ये क्रिकेट का एक पार्ट है। LBW उसको बोलते हैं जब आप विकेट के आगे खड़े होते हैं और उस समय बॉलर आपको बॉल फेंकता है और उसमें लगता है तो आउट हो जाते हैं और उसको बोलते हैं LBW। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है रस्सा खींचने में बहुत बल लगता है। राइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टग ऑफ वॉर रिक्वायर्स मच एक्सर्शन। टग ऑफ वॉर का मतलब हुआ रस्सा खींचना, मतलब खींचातान करना। कोई भी चीज हमें 2 तरफ से जब खींचते हैं, वो भी खींच रहा है, मैं भी खींच रहा हूँ, तो ये हो गया टग ऑफ वॉर। ठीक है, हम जब कोई डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसमें भी किसी बात को जब हम खींचते हैं, राइट, डिबेट होता है, उसमें भी हम टग ऑफ वॉर यूज कर सकते हैं। रस्सा खींचना मतलब किसी बात को ज्यादा लंबा खींचना। वो भी खींच रहा है, मैं भी खींच रहा हूँ, राइट, तो टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर रिक्वायर्स मच एक्सर्शन। राइट, एक्सर्शन का मतलब हो गया बल लगना, बल, राइट, मच एक्सर्शन, फोर्स लगना। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमने टॉस जीता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी वोन द टॉस। वी वोन द टॉस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैच बराबर का रहा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। तो ड्रॉ का मतलब क्या हो गया? जब कोई चीज 2 पार्टी का पॉइंट अगर बराबर होगा, चाहे किसी भी खेल में हो, तो उसको ड्रॉ बोलते हैं, मतलब बराबर। ओके, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। मैच बराबर का रहा। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश बादलों से घिरा हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। तो ओवरकास्ट का मतलब हो गया घिरा हुआ, ऊपर से छाया हुआ। राइट, आकाश बादलों से क्या हुआ है? छाया हुआ है, घिरा हुआ है। तो ओवरकास्ट यहाँ पे यूज किया गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बादल गरजे और बिजली चमकी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्लाउड्स थंडर्ड एंड लाइटनिंग फ्लैश्ड। राइट, तो क्लाउड्स थंडर्ड मतलब बादल का गरजना जब होता है तो उसको हम बोलते हैं थंडरिंग, थंडर। ओके, तो क्लाउड्स थंडर्ड एंड लाइटनिंग, बिजली चमकी। तो लाइटनिंग फ्लैश्ड का मतलब हो गया बिजली चमकी। नेक्स्ट सेंटेंस है लगता है वर्षा होने वाली है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट लुक्स लाइक रेन। लगता है वर्षा होने वाली है, तो लगता है का मतलब इट लुक्स लाइक रेन मींस वर्षा होने वाली है। तो ये इंग्लिश का थोड़ा सा अलग फॉर्मेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है बाहर बूंदाबांदी हो रही है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। तो ड्रिजलिंग का मतलब हो गया बूंदाबांदी। क्लियर? बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग वेयर आउटसाइड, बाहर। क्लियर? तो ड्रिजलिंग आप यूज करेंगे हमेशा। नेक्स्ट सेंटेंस है कल खूब जोर की वर्षा हुई या बारिश हुई। राइट, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? इट रेन्ड, वर्षा हुई, इट रेन्ड। ओके, बारिश हुई। कैसी बारिश हुई? खूब जोर की। कैसी बारिश हुई? खूब जोर की। तो उस खूब जोर की को इंग्लिश में हमने क्या किया? एक फ्रेज के रूप में यहाँ पे बताया कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट एंड डॉग्स का मतलब हो गया खूब जोर से,
और कल वर्षा हुई तो yesterday यूज कर दिया। वेरी सिंपल, इट रेन्ड, वर्षा हुई, राइट। कैसी वर्षा हुई? खूब जोर की। उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैट्स एंड डॉग्स। मतलब यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का हमने यूज किया एज अ फ्रेज, राइट। खूब जोर की, जोरदार, घनघोर, राइट। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सर्दी पूरे जोरों पे है। सर्दी पूरे जोरों पर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विंटर इज इन फुल स्विंग। क्या बोलेंगे? विंटर इज इन फुल स्विंग, ठीक है। विंटर क्या है? पूरे जोरों पर है। फुल स्विंग का मतलब पूरे जोर पे, मतलब पूरी अपने सबाब पे है, अपने पूरे फुल स्विंग में है, राइट। अपने पूरे मूड में है, खूब विंटर हो रही है, खूब सर्दी पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आज मौसम बहुत सुहावना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे The weather is very pleasant today. वेदर का मतलब हो गया मौसम, ओके। और सुहावना का इंग्लिश क्या होगा? प्लीजेंट। तो the weather is very pleasant today. मौसम बहुत सुहावना है, आज है तो टुडे हमने लगा दिया, राइट। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है यह गाड़ी अमृतसर जाएगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलते हैं दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर अमृतसर। देखो अब ये ट्रेवलिंग की बात हम कर रहे हैं कि कहीं पे हम खड़े हैं और हम बोल रहे हैं एक दूसरे से कि यह गाड़ी अमृतसर जाएगी। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर अमृतसर, मतलब ये ट्रेन अमृतसर ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो दैट इज व्हाई वी यूज्ड बाउंड, कि नहीं ये निश्चित तौर पे ही ये अमृतसर ही जाएगी, ओके। क्योंकि ये ट्रेन शेड्यूल्ड फॉर अमृतसर, ओके। शेड्यूल होती है ना कि भाई दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता, तो ये क्या है? ये ट्रेन फिक्स होती है, तो वी कॉल इट बाउंड, ओके। मतलब उसका शेड्यूल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो ट्रेन खुलेगी तो यहाँ से अमृतसर ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, वहीं जाकर रुकेगी, क्लियर। बीच में हॉल्ट होंगे उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका लास्ट डेस्टिनेशन अमृतसर होगा। तो दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर अमृतसर, या गाड़ी अमृतसर जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पानीपत के मार्ग से दिल्ली जाऊंगा। अब मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं पानीपत के रास्ते दिल्ली जाऊंगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शैल गो टू दिल्ली। हाँ, मैं दिल्ली जाऊंगा वाया पानीपत। कैसे जाऊंगा? वाया पानीपत, पानीपत के रास्ते से जाऊंगा। तो ये तो समझ में आ गया, वाया पानीपत, वाया मुंबई, वाया दिल्ली, राइट। अब यहाँ पे है आई के साथ हमने शैल यूज किया हुआ है, राइट। विल भी यूज होता है, आप विल यूज करोगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? आई के साथ हमेशा शैल यूज होता है। जब आपकी जर्नी एकदम फिक्स हो जाए, एकदम डैम श्योर है कि नहीं आपको जाना ही जाना है, उस केस में आई विल यूज करोगे, राइट। नहीं तो ये क्या है? हम अभी किसी से बात कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं कि मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो पानीपत के रास्ते से जाऊंगा। हो सकता है कल को कोई बात हो जाए और रास्ते चेंज हो जाए, या हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं ही ना, ओके। ये फिक्स नहीं है हमारा, हम सिंपल अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, ओके। तो वहां पे हम क्या करेंगे? जब हम जनरल टॉक करेंगे, सिंपल टॉक करेंगे, जिसमें कोई फिक्स वाली कोई चीज नहीं है, जिस मस्ट वाली चीज नहीं है, उसमें हम शैल यूज करेंगे। लेकिन जहां पे मस्ट वाली यूज हो जाएगी कि मैं तो जरूर ही दिल्ली जाऊंगा, वैसे कंडीशन में आई के साथ विल यूज करेंगे, क्लियर। समझ में आ गई बात? क्यों हमने यहाँ पे शैल यूज किया? एज पर द रूल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें शिमला के लिए कालका में गाड़ी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will change train at कालका for शिमला। मतलब आप शिमला जा रहे हो, लेकिन शिमला जाने के लिए आपको यहाँ से कालका तक जाना पड़ेगा और कालका में आपको शिमला के लिए चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है चेन्नई एक्सप्रेस ठीक समय पर चल रही है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द चेन्नई एक्सप्रेस इज रनिंग ऑन टाइम। तो समय पर चल रही है, इसका मतलब हो गया कि ऑन टाइम, ठीक समय पे, ऑन टाइम, राइट। और चल रही है का मतलब हो गया रनिंग, मतलब ट्रेन के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रनिंग, चल रही है, ओके। रनिंग ऑन टाइम मतलब वो ठीक समय पर चल रही है, कोई डिले नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह गाड़ी सीधे मेरठ जाएगी, राइट। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस ट्रेन रीचेज मेरठ नॉन स्टॉप, राइट। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि नॉन स्टॉप का मतलब क्या हो गया? कि सीधे जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं। यह गाड़ी कहाँ जाएगी? मेरठ तो जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? नॉन स्टॉप जाएगी, बिना रुके हुए जाएगी। तो यहाँ से मतलब हो गया सीधे जाएगी, क्लियर, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अगली गाड़ी कब आएगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू। हम किसी से बात कर रहे हैं, अगली गाड़ी कब आएगी, तो इसको कैसे बोलेंगे? व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगली गाड़ी, व्हेन कब आएगी, ड्यू, राइट। तो यहाँ पे ड्यू यूज किया, मतलब वो कब आने वाली है, क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सेंटेंस है कल एक पैसेंजर गाड़ी की माल गाड़ी से टक्कर हो गई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? A passenger train collided। collided का मतलब हुआ टकरा गई, है ना। collide का मतलब टकराना। किससे टकरा गई? With a goods train, मालगाड़ी, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन आपको समझ में आ रहा है, और मालगाड़ी किसको बोलते हैं? गुड्स ट्रेन। तो एक होता है गुड का मतलब होता है अच्छा, GOOD, गुड मतलब अच्छा, और जब उसमें S लग जाएगा तो हो जाएगा गुड्स। तो गुड्स का मतलब होता है सामान, माल, वस्तु, क्लियर। तो गुड्स ट्रेन, माल गाड़ी, ओके, जिसमें हम माल ढोते हैं, सामान ढोते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन। क्योंकि माल को हम क्या बोलते हैं? सामान को क्या बोलते हैं?
हैं गुड्स। और कब हुई ये टक्कर? यस्टरडे। कल एक पैसेंजर गाड़ी की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। अब पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड, टकरा गई, टक्कर हो गई विद अ गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी से, यस्टरडे, कल। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है कल एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। क्लियर? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ गुड्स ट्रेन गॉट डीरेल्ड यस्टरडे। तो डीरेल्ड का, रेल का मतलब होता है अगर रेल है जो दो लाइनें होती हैं जिसपे ट्रेन चलती है, रेल होती है, तो उससे उतर गई, तो इसका मतलब हो गया कि वो पटरी है उससे वो उतर गई, तो उसको बोलते हैं डीरेल हो जाना, मतलब उतर जाना। तो क्या बोलेंगे हम? अ गुड्स ट्रेन गॉट डीरेल्ड, एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। कब उतर गई? यस्टरडे। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है देहरादून एक्सप्रेस आधा घंटा लेट है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देहरादून एक्सप्रेस इज रनिंग। देहरादून एक्सप्रेस तो चल रही है, बट कैसी चल रही है? आधा घंटा लेट चल रही है, तो रनिंग हाफ एन आवर लेट। देहरादून एक्सप्रेस इज रनिंग हाफ एन आवर लेट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपनी बहन को स्टेशन पर लेने गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैं गया, टू रिसीव माई सिस्टर, अपनी बहन को लेने। कहाँ गया? एट द स्टेशन, स्टेशन पर। क्लियर? आई वेंट टू रिसीव माई सिस्टर एट अ स्टेशन, मैं अपनी बहन को स्टेशन पर लेने गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने भाई को गाड़ी चढ़ाने गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He went, वह गया, to see off his brother। तो to see off का मतलब हो गया उसको छोड़ने गया है, गाड़ी पर छोड़ने गया है, चढ़ाने गया है, उसको हेल्प करने गया है। ठीक है? कहाँ गया है? At the station। He went to see off his brother, अपने भाई को see off करने गया है, मतलब छोड़ने गया है, उसको गाड़ी पर चढ़ाने गया है। क्लियर? At the station। नेक्स्ट सेंटेंस है यह सड़क मरम्मत के लिए बंद है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? This road is closed for repairs। This road is closed, यह सड़क बंद है। क्यों बंद है? मरम्मत के लिए, for repairs। तो रिपेयर्स का मतलब हो गया मरम्मत करना। क्लियर? वेरी सिंपल। दिस रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यह सड़क दिल्ली जाती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। ठीक है? अब यहाँ पे हमने लीड्स यूज किया, इसका क्या मतलब हुआ? लीड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। ठीक है? इसी से लीडर बनता है, तो वो लीडर कहाँ से बना? इस लीड से बना, LEAD, लीड। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो ये सड़क क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। किधर जा रही है? टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली की तरफ जा रही है। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दिल्ली हवाई जहाज से जाऊंगा। क्लियर? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शैल फ्लाई अप टू दिल्ली, मैं जाऊंगा, आई शैल फ्लाई अप, राइट, टू दिल्ली, आई शैल फ्लाई अप। तो फ्लाई अप का मतलब हो गया जहाज से जाना। डेस्टिनेशन जब होता है तो उसमें टू हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर? यहाँ अगेन मैं आपको फिर बता दूं कि आई के साथ हमने शैल यूज किया है एज पर द बेसिक रूल ऑफ आई और शैल, राइट, के बीच क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे विल नहीं लगेगा। विल कब लगेगा? जब इसमें मस्ट हो जाए, जब इसमें जरूरी हो जाए कि मैं दिल्ली जाऊंगा ही, तब वहां पे यूज करेंगे हम आई विल। क्लियर? ये तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? सिंपल बात है, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो आई शैल फ्लाई अप टू दिल्ली, राइट, मैं दिल्ली हवाई जहाज से जाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है यह माल ले जाने वाला जहाज है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज अ कार्गो शिप, राइट, यह माल ले जाने वाला जहाज है। दिस इज अ कार्गो शिप। तो शिप का तो मतलब होता है जहाज। ठीक है? लेकिन कार्गो किसको बोलते हैं? वो शिप जो माल ढोने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं? कार्गो। तो ये क्या है? यह माल ले जाने वाला जहाज है। हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ कार्गो शिप। क्लियर? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सेंटेंस है यदि यात्रा करनी है तो थोड़े सामान से कीजिए। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल लाइट इफ यू मस्ट। वेरी सिंपल। ट्रेवल लाइट, यात्रा कीजिए थोड़े सामान से। आप कम सामान से यात्रा कीजिए इफ यू मस्ट, अगर जरूरी है तो, अगर यात्रा करनी है तो। ठीक है? ट्रेवल लाइट इफ यू मस्ट। ओके? नेक्स्ट सेंटेंस है मुकदमा ने उसे नष्ट कर दिया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिटिगेशन हैज रूइंड हिम। तो लिटिगेशन का मतलब क्या हुआ? मुकदमा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि मुकदमा ने उसे नष्ट कर दिया। लिटिगेशन हैज रूइंड हिम। तो रूइंड का मतलब क्या हुआ? नष्ट कर देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। ओके? मुकदमा ने उसे बर्बाद कर दिया, मुकदमा ने उसे नष्ट कर दिया। लिटिगेशन हैज रूइंड हिम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसके विरुद्ध मुकदमा करूंगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शैल फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। क्या हुआ? मैं मुकदमा करूंगा। आई शैल फाइल अ सूट। फाइल अ सूट का मतलब क्या हुआ? सूट का मतलब हुआ कि हम उस पर मुकदमा कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, राइट, हम एक मुकदमा उस पर फाइल कर रहे हैं। तो अ सूट का मतलब हो गया यहाँ पे मुकदमा। तो पहले वाले सेंटेंस में मुकदमा का मतलब था लिटिगेशन, वो पूरे प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे तो ये मुकदमा हम कर रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा का पहला चरण है, हम फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सूट। किसके विरुद्ध कर रहे हैं? उसके विरुद्ध, अगेंस्ट हिम। तो अगेंस्ट का मतलब हो गया विरुद्ध, उसके विरोध में। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसकी जमानत करवाई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई बेल्ड हिम आउट। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? मैंने उसकी जमानत करवाई। आई बेल्ड हिम, है ना, मैंने उसकी जमानत करवाई। आई बेल्ड हिम आउट। ओके? नेक्स्ट सेंटेंस है चोर चोरी करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द थीफ वाज कॉट
रेड हैंडेड। चोर चोरी करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया। तो रंगे हाथ का मतलब तो हो गया रेड हैंडेड, मतलब उसी समय जिस समय वो चोरी कर रहा था उसी समय रंगे हाथ हमने उसको पकड़ लिया, राइट। तो द थीफ, द चोर, राइट, क्या हुआ, पकड़ा गया, was caught। कैसे पकड़ा गया, चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, मतलब जिस समय वो चोरी कर रहा था उसी समय पकड़ लिया, धर लिया, राइट। द थीफ was caught red handed। नेक्स्ट सेंटेंस है डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए या दोषी अभी तक पकड़े नहीं गए, दोनों बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द dacoits are still at large, या जब दोषी बोलेंगे तब उसको बोलेंगे द accused। जब डाकू यूज करेंगे द dacoits, द डाकू, क्या बोल रहे हैं, डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए। द dacoits are still at large। at large का मतलब कि अभी भी वो फरार है, पकड़ा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, द dacoits are still, अभी तक, still का मतलब अभी तक, at large, at large का मतलब वो पहुंच से बाहर है, फरार है, पकड़ा नहीं गया है, राइट। तो हम dacoits के लिए भी ये यूज कर रहे हैं, are still at large, still अभी तक, at large फरार है, पकड़ा नहीं गया है ना, रीच से बाहर है। द accused are still at large, दोषी अभी तक पकड़े नहीं गए। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है उस पर मुकदमा चल रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, He is under trial। उस पर मुकदमा चल रहा है, He is under trial। तो under trial का मतलब क्या हुआ, जब कोई मुकदमा चलता है, जब हम सूट फाइल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे He was sentenced to be hanged till death। उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। He was sentenced, उसे सजा सुनाई गई थी। तो सजा सुनाना यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट जब कोई सजा सुनाती है तो क्या हम उसको बोलते हैं, He was sentenced। क्या सजा सुनाई गई, फांसी की। To be hanged till death। तो फांसी की सजा जब होती है तो हैंग करना होता है, लेकिन कब तक हैंग किया जाएगा, जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, टिल डेथ। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है जज ने फैसला सुना दिया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द जज हैज डिलीवर्ड, पास्ड, ऑर्डर्ड द जजमेंट। हमने तीन चीज यहाँ पे यूज किया है, डिलीवर्ड, पास्ड, ऑर्डर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि जज साहब ने अपना जजमेंट दे दिया है। द जज हैज डिलीवर्ड द जजमेंट, मतलब उन्होंने फैसला सुना दिया है। तो फैसला सुनाने को हम क्या बोल सकते हैं, डिलीवर्ड भी बोल सकते हैं, पास्ड भी बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं, राइट। द judge has ordered the judgment, the judge has delivered the judgment, the judge has passed the judgment। क्लियर। जज ने फैसला सुना दिया है। डिपेंड करता है कि वो जजमेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम अलग अलग और प्रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तो ऐसी कोई बात है नहीं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बरी कर दिया गया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, he has been acquitted। तो acquitted का मतलब क्या हुआ, बरी कर देना, रिहा कर देना, राइट। तो he has been कर दिया गया है, he has been, ओके। क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, acquitted हो गया, राइट। he has been acquitted। नेक्स्ट सेंटेंस है दोषी को जमानत पर छोड़ दिया गया, राइट। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल, राइट। तो दोषी का मतलब क्या हो गया, हमने पहले ही बात की थी, दोषी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूज बोलते हैं, राइट। द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड, दोषी को छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ा गया, ऑन बेल, जमानत पर। तो बेल का मतलब हो गया जमानत। नेक्स्ट सेंटेंस है पुलिस को कत्ल का पता चल गया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द पुलिस हैज गॉट विंड ऑफ द मर्डर। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया, विंड ऑफ द मर्डर, ओके। तो विंड ऑफ द मर्डर यहाँ पे यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हवालात में है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे he is in the lockup। तो लॉकअप का मतलब हो गया हवालात, he is in the lockup। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है मुंबई की डाक हवाई जहाज से जाती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेल टू मुंबई, मुंबई की डाक, मेल टू मुंबई इज कैरिड बाई एयर। कैरिड का मतलब है ले जाना। कैसे ले जाते हैं, बाई एयर। तो जब बाई एयर होगा तो क्या होगा, हवाई जहाज होगा। तो मुंबई की डाक हवाई जहाज से जाती है, इसको क्या बोलेंगे, मेल टू मुंबई इज कैरिड बाई एयर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है जहाज का सामान उतारा गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द कार्गो वॉज अनलोडेड। अब आपको ये समझना है कि जो जहाज है उससे सामान उतर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सामान वाला जहाज होगा, सामान ढोने वाला जहाज होगा, ओके। तो जब सामान ढोने वाला कोई जहाज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्गो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द कार्गो वॉज अनलोडेड, है ना। लोड करना, अनलोड करना। तो यहाँ पे उतारना, चढ़ाना। लोड का मतलब चढ़ाना, अनलोड का मतलब उतारना, राइट। तो द कार्गो वॉज अनलोडेड, जहाज का सामान उतारा गया। क्लियर। नेक्स्ट, हवाई जहाज उतरने पर विवश हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, The aeroplane had a forced landing। मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अब वो विवश हो गया है उतरने पर। The aeroplane had a forced landing, मतलब जबरदस्ती उसको उतारा गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था। क्लियर। तो forced landing का मतलब उसको जहाँ जाना था उससे पहले ही हम कहीं पे उतार दिए। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है माल छुड़वा लो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। टेक डिलीवरी, छुड़वा लो, है ना। क्या छुड़वा लो, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल, हमने पहले ही बताया है। गुड का मतलब होता है अच्छा, और जब उसमें एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा गुड्स, और उसका
इसका मतलब होता है माल, वस्तु, सामान, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने बिल्टी का किराया दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, समझाते हैं बिल्टी क्या होता है। पहले आप सेंटेंस समझो, मैंने बिल्टी का किराया दे दिया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव पेड द फ्रेट। आई हैव पेड, मैंने किराया दे दिया है। हाँ, आई हैव पेड, मैंने दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है, बिल्टी का किराया। तो बिल्टी किसको बोलते हैं, फ्रेट। बिल्टी का मतलब यहाँ पे फ्रेट। अब फ्रेट क्या होता है, जब आप कोई सामान ले जाने और ले आने के लिए जो भाड़ा देते हो उसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस, ठीक है। माल ढुलाई का चार्ज, जैसे आप ट्रेन में बाइक ले जाते हो, सामान ले जाते हो, खाने पीने का सामान लोग ढोते हैं, ले आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ढुलाई का चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रेट, उसी को हिंदी में बोलते हैं बिल्टी। आई हैव पेड द फ्रेट, मतलब मैंने बिल्टी का किराया दे दिया है, मैंने ढुलाई का किराया दे दिया है। होप आपको ये डेली सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। आप कोशिश करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। अगर ये रट जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस करिए और बोल करके प्रैक्टिस करिए। घर पे जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, अकेले में प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, शुरू की बात होती है, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी हिचक होगी, लेकिन जब आप बोलना शुरू कर देंगे, अकेले में बोलना शुरू कीजिए, पहले समझ में आने लगेगा, आप बोलने लगेंगे, आपको फिर कंफर्टेबल फील होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।